इस वाली वीडियो में मैं जो स्टूडेंट्स को जो एक टॉपिक जो बहुत कॉम्प्लिकेट करता है, स्टैंडर्ड्स। मैं यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग की बात नहीं करूँगा, मैं सारे इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स की बात करूँगा। ठीक है, तो वो टॉपिक जो एक कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको स्टूडेंट छोड़ देते हैं क्योंकि उतना कवरेज नहीं है पेपर में, लेकिन चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू का, सबका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो मैं इस वाले वीडियो में वो सारे स्टैंडर्ड्स, जितने भी 4-5 स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब इस वाली वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो बहुत अटेंटिव होके इस वीडियो को देखिएगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और इन केस कंसिडरिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप बिल्कुल आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पे अपनी क्वेरी डाल सकते हो। चलिए, सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ठीक है, चलिए सुनिएगा। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, एक प्रैक्टिशनर, मेरी बात सुनिएगा। सॉरी। एक प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर बोल रहे हैं या चार्टेड अकाउंटेंट बोल रहे हैं, बहुत आराम से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत रिलैक्स माइंड से देखिएगा। ठीक है, तो एक प्रैक्टिशनर, एक चार्टेड अकाउंटेंट दो तरीके की सर्विसेज देता है। दो तरीके की सर्विसेज देता है। पहली होती है एश्योरेंस सर्विसेज और दूसरी होती है नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। बहुत आराम से सुनिएगा मेरी बात को। पहली होती है एश्योरेंस सर्विसेज, दूसरी होती है नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये एश्योरेंस सर्विस क्या है और ये नॉन एश्योरेंस सर्विस क्या है। देखिए, एश्योरेंस सर्विस वो सर्विस होती है थ्रू विच प्रैक्टिशनर enhances the confidence of intended users। अब इंटेंडेड यूजर्स कौन होते हैं सर? इंटेंडेड यूजर्स वो लोग होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हैं, ऑडिटर के ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं। जैसे मैं अगर रिलायंस का शेयर होल्डर हूँ, तो रिलायंस की अगर ऑडिट हुई है तो ऑब्वियसली उसके बाद मैं रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ूंगा, ऑडिटर के ऑब्जर्वेशंस पढ़ूंगा। तो मैं कौन हो गया? इंटेंडेड यूजर्स। तो चार्टेड अकाउंटेंट अगर कुछ ऐसी सर्विसेज देता है जिसके जरिए इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। जिसके जरिए इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। उसको क्या बोलते हैं? नॉन एश्योरेंस, सॉरी, एश्योरेंस सर्विसेज। थोड़ा मैं आज तेज नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा कफ है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नॉन एश्योरेंस सर्विस क्या होती है? नॉन एश्योरेंस सर्विस वो होती है, एकदम अपोजिट है, मतलब आप गेस भी कर सकते हो, एकदम अपोजिट है सर। ऐसी सर्विस जिसके जरिए प्रैक्टिशनर कॉन्फिडेंस इनहैंस नहीं करता है, मतलब कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रहता है। किसका? इंटेंडेड यूजर्स का। पहले आप बस सुनते जाइए, आपको एक एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं बोल के निकल गया। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। ठीक है, हर कैटेगरी के मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दूंगा। तो सबसे पहली बात आपको ये क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिशनर दो तरीके के सर्विसेज देता है, ये ब्रॉड कैटेगरी है। एश्योरेंस, नॉन एश्योरेंस। एश्योरेंस वो सर्विस होती है, तो वो नाम से क्लियर है, एश्योरेंस।
तो एश्योरेंस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जिसके जरिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। नॉन एश्योरेंस को नाम से क्लियर, नॉन एश्योर मतलब कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रहता है, यूजर्स के कॉन्फिडेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। एक सेकंड बस मुझे दीजिए, मैं चेक कर लूँ सब कुछ ठीक है क्या, ऑडियो वीडियो सब। हेलो माइक टेस्ट। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, फिलहाल तो सब ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो आपको समझ में आ गया एश्योरेंस क्या है, आपको समझ में आ गया नॉन एश्योरेंस क्या है। आगे बढ़ता हूँ मैं। ये आप देखना, ये चार्ट कितना बड़ा होता चला जाएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, कुछ भी आपको लिखना हो, चलिए पहले मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे एग्जाम्पल चल रहे होंगे। देखो, एश्योरेंस सर्विसेज की एग्जाम्पल है ऑडिटिंग, रिव्यू। अब मैं ये सब बातें करने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं ऑडिटिंग की बात करूँ, तो ऑडिटिंग तो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। आप खुद बताओ, अगर किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट होती है, ठीक है, आपने चैप्टर 1 में भी एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट पढ़ा होगा या डेफिनेशन ऑफ ऑडिट पढ़ा होगा। तो जब ऑडिट होती है तो क्या आप उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और रिलायबली जो है उसको देखते हो? ऑब्वियसली यस। ठीक है, तो ऑडिट इसकी एग्जांपल है, रिव्यू इसकी एग्जांपल है। रिव्यू क्या होता है मैं भी थोड़ी देर में आपको समझाने वाला हूँ। नॉन एश्योरेंस सर्विसेज की एग्जांपल जैसे अकाउंटिंग, जैसे बुक कीपिंग, जैसे रिप्रेजेंटेशन। अब इसको सुनिएगा, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, रिप्रेजेंटेशन, ऐसे बहुत तरीके की सर्विसेज होती है जो नॉन एश्योरेंस के कैटेगरी में फॉल करती है। देखो, बहुत सारे बड़े-बड़े कंपनीज में, बहुत सारे बड़े-बड़े कंपनीज में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया जाता है अकाउंटिंग करने के लिए। ठीक है, अकाउंटिंग करने के लिए। तो अब सिंस चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो क्या जो यूजर्स हैं, मतलब हम जैसे जो पब्लिक है, इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या ये सोचेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना होगा वो एकदम सही बना होगा? आंसर इज नो। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट किसके इन्फ्लुएंस में काम करते हैं? मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। एज दी अकाउंटेंट उनके पास ऑडिटर जैसा पावर नहीं होता है। ठीक है, मैनेजमेंट ने बोला भैया ये 10 एंट्री करनी है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो 10 एंट्री करेगा एज दी अकाउंटेंट। ठीक है, तो एज दी अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उतना ही काम करना है जितना मैनेजमेंट बोलती है। ठीक है, बट हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने कुछ व्यूज मैनेजमेंट को बोल सकता है। ठीक है, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं जम रहा है वो विड्रॉ भी कर सकता है। ठीक है, वो एक अलग चीज है। मैं उस टेक्निकल इशू में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस जनरली ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंट के तौर पे अपॉइंट होते हैं तो उनके पास ज़्यादा पावर नहीं होता है। उनको मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में काम करना होता है। मैनेजमेंट ने बोला 10 एंट्री करनी है तो 10 ही एंट्री करनी है, 11वीं एंट्री नहीं होगी। ठीक है, बुक कीपिंग आपको पता है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज मतलब अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना, अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना। सर क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्ट भी जा सकते हैं? यस, लेकिन कौन से मैटर में? टैक्सेशन मैटर में या फिर अकाउंटिंग मैटर में। अगर मेरा क्लाइंट का कोई केस है जो टैक्सेशन से रिलेटेड है, बी इट जीएसटी, बी इट डायरेक्ट टैक्स, या अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो उस केस में मैं क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब आप मुझे बताइए सोच के। ठीक है, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये कोर्ट है, यहाँ पे जज साहब बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्लाइंट है, ये आपका क्लाइंट है। गंदा डायग्राम बन रहा है मुझे पता है, लेकिन बियर कीजिएगा। ये सीए है, ये जज साहब बैठे हैं। मुझे आप बताइए, ये आप इनको सर्विसेज दे रहे हो क्लाइंट को, ठीक है, लेकिन आपकी सर्विसेज को यूज कौन कर रहा है? आपकी सर्विसेज को जज यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंडेड यूजर कौन हो गया? जज हो गया। इंटेंडेड यूजर कौन हो गया? जज हो गया। देखो, तीन पार्टी है, सीए, क्लाइंट, जज। नो डाउट सीए क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बट जो सीए के दावे हैं, जो सीए बोल रहा है, जो सीए मतलब जो भी है क्लेम कर रहा है, तो उस क्लेम को, उस दावे को कंसीडर करना नहीं करना,
ये जज तय करेगा ना। तो उस सर्विसेज को कहीं ना कहीं जज यूज कर रहा है ना। अच्छा, ऐसा हो सकता है जज ये कह देगा अरे यार सीए आया है, सीए आया है, ये क्लाइंट तो बहुत अच्छा होगा, नहीं। आपको भी पता है कोर्ट ऑफ लॉ में क्लाइंट कैसा भी हो, ठीक है, चाहे क्रिमिनल क्यों ना हो, चाहे कल्प्रिट ही क्यों ना हो, हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है, डिफेंड करना पड़ता है। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में हम ऐसा नहीं मान के चल सकते अरे यार ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या ये तो बहुत इंटेग्रिटी वाला बंदा है तो उसका क्लाइंट भी बहुत अच्छा ही होगा, नहीं, ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जज के कॉन्फिडेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। और प्लीज़ इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। ठीक है, सितंबर में आप लोग के पेपर है। और सबको हेल्प होगी और कुछ नहीं है। और आप मुझे बताते रहिए कि आपको और क्या-क्या टॉपिक्स पे चाहिए कंटेंट, तो मैं बना दूंगा। चलिए, अब मैं शुरू करता हूँ एश्योरेंस सर्विसेज। देखिए, एश्योरेंस सर्विसेज दो चीज़ों में दी जाती है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब एश्योरेंस सर्विस दो चीज़ों में दी जाती है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? देखो, नाम से क्लियर है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब देखो, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 ये एक फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल ईयर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसकी बैलेंस शीट बनती कब है? इसकी बैलेंस शीट बनती है ऑब्वियसली आफ्टर 31 मार्च। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आफ्टर 31 मार्च। मैं अपने मन से बोल रहा हूँ कि बैलेंस शीट फाइनलाइज होती है। बैलेंस शीट फाइनलाइज होती है, मैं सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे बहुत टाइम लग जाता है, बड़े बड़े कंपनी तो 6-6 महीने लग जाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट फाइनलाइज होती है 31 मई 2024 को। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, इस बैलेंस शीट में इस बैलेंस शीट में जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड है वो पास्ट के हैं, प्रेजेंट के हैं कि फ्यूचर के हैं? बताइए मुझे सोच के। ये जो बैलेंस शीट बनी है 31 मई 2024 में, इसमें जो ट्रांजेक्शन है वो पास्ट के हैं, प्रेजेंट के हैं, फ्यूचर के हैं? तो आपका आंसर मुझे मिल गया होगा, सर ये पास्ट के हैं। दूसरा क्वेश्चन, इवेंट कौन सा रहा होगा? पास्ट इवेंट रहा होगा, प्रेजेंट इवेंट रहा होगा कि फ्यूचर इवेंट रहा होगा? तो आपका आंसर मुझे मिल गया कि सर जब ट्रांजैक्शन पास्ट का है तो इवेंट भी तो पास्ट का ही रहा होगा। इसी को बोलते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें ट्रांजैक्शन भी पास्ट का है और इवेंट भी पास्ट का है। फिर से मैं बोलूँ, जनरली हर फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट बनने में टाइम लगती है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर छोटी भी कंपनी है तो भी महीना 2 महीना तो लगता ही है। तो मतलब बैलेंस शीट फाइनलाइज होती है अप्रॉक्स मान लेते हैं 2-3 महीने बाद। तो अब ये जो बैलेंस शीट फाइनलाइज हुई है, इसमें ट्रांजेक्शन प्रेजेंट के हैं कि पास्ट के हैं? ऑब्वियसली पास्ट के हैं, इवेंट पास्ट के हैं, इसी को बोलते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सॉरी, अदर देन हिस्टोरिकल मतलब मान लेते हैं मेरा करंट ईयर चल रहा है 23-24, ये फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और क्लाइंट मेरे पास आया क्लाइंट मेरे पास आया और मेरे से कहता है कि सर आप 2024-25 और 2025-26 का प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना के मुझे दे दीजिए। क्या बना के दे दीजिए? प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या होती है? आपने मे भी पढ़ा होगा कैश फ्लो फोरकास्ट कॉस्टिंग वगैरह में। तो प्रोजेक्टेड कुछ नहीं है, जैसे आज जो भी मेरी पोजीशन है हम उसको अगले साल प्रेडिक्ट करते हैं कि 2024 में क्या रहेगी, 2025 में क्या रहेगी। ठीक है, प्रेडिक्शन करते हैं। तो सर एक्यूरेसी रहती है, देखो 100% एक्यूरेसी नहीं रहती है। ठीक है, हमारे कुछ एजम्पशंस होते हैं, हम जब इसको बनाते हैं
तो हमारे कुछ बेसिस होते हैं, ठीक है, हमारे कुछ एजम्पशंस होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर ये बनती क्यों है? ऑब्वियसली जब आप अ, आपको कोई लोन चाहिए, ठीक है, आपको कोई ग्रांट चाहिए, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, तो बैंक क्या करते हैं ना, बैंक आपसे पास्ट बैलेंस शीट तो मांगते ही है, प्रीवियस बैलेंस शीट तो मांगते ही है, साथ ही साथ आपसे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी मांगते हैं कि आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में आपकी पोजीशन क्या होगी, कि आपको क्या लगता है आने वाले सालों में आपकी पोजीशन क्या होगी। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ अदर देन हिस्टोरिकल, मतलब क्या हुआ, अब आप मुझे बताओ सोच के, ठीक है, कोई ज्यादा लोड नहीं है, मुझे आप बताओ सोच के, अब ये जो बैलेंस शीट बनी है इसमें ट्रांजैक्शन प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं, कि फ्यूचर के हैं, आप सोचो मुझे बताओ। और ये जो बैलेंस शीट बनी है इसमें इवेंट कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, कि फ्यूचर का है? चलो मुझे आप बताओ फटाफट। ठीक है, तो मुझे आंसर आपका मिल गया कि सर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस है और फ्यूचर इवेंट्स है। ठीक है, तो आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा हिस्टोरिकल और अदर देन हिस्टोरिकल का। ठीक है, तो हिस्टोरिकल में क्या रिवाइज करा रहा हूँ, हिस्टोरिकल मतलब कि जब बैलेंस शीट बन रही है, तो जब बैलेंस शीट बन रही है तो उसमें जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है, इवेंट रिकॉर्डेड है, वो पास्ट के हैं। अदर देन हिस्टोरिकल की मैं बात करूं तो उसमें जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, इवेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो फ्यूचर फ्यूचर के हैं। ऐसा क्यों होता है? आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, ठीक है, और ये दोनों ही एश्योरेंस सर्विसेज कैटेगरी में आते हैं। सर कैसे? देखो, अगर एक क्लाइंट बैंक के पास जाता है, ठीक है, और उसके पास प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनाई है, तो कहीं ना कहीं बैंक का भी एश्योरेंस बढ़ जाता है, बैंक का भी विश्वास बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये एश्योरेंस सर्विसेज है, नो डाउट, ठीक है। माइक चेक, हेलो। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अभी तक सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है, 1 मिनट में आपके सामने ये ओपन रख रहा हूँ, इनकेस आपको कुछ रिव्यू करना है, रिव्यू कर लो। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपको इनकेस कुछ लिखना हो तो आपके पास ऑप्शन है, आप पॉज कर सकते हो, ठीक है, या आप साथ ही साथ आप साथ ही साथ लिखते भी चल सकते हो, लेकिन मैं वो सजेशन नहीं देता हूँ क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं होता है। आप पहले अच्छे से समझ लो, और देखो ये वीडियो यूट्यूब पे जाने ही वाला है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपके पास इसको दोबारा देखने का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको मैंने एश्योरेंस समझा दिया, नॉन एश्योरेंस समझा दिया, आपको मैंने एश्योरेंस की 2 कैटेगरी समझा दी, हिस्टोरिकल एंड अदर देन हिस्टोरिकल। एक सेकेंड दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, चलिए।
मैंने आपको क्या बोला, मैं फिर से उस बात को लिख रहा हूं। एश्योरेंस सर्विसेज दो चीजों में दी जाती है। अगर मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल है और हिस्टोरिकल नहीं है, मतलब अदर देन हिस्टोरिकल। अच्छा, इन दोनों ही केसेस में मेरी बात बहुत आराम से सुनिएगा, इन दोनों ही केसेस में ऑडिट भी पॉसिबल है, रिव्यू भी पॉसिबल है। यहां पे भी ऑडिट भी पॉसिबल है, रिव्यू भी पॉसिबल है। ठीक है, दोनों ही केसेस में ऑडिट भी पॉसिबल है, रिव्यू भी पॉसिबल है। अच्छा, इतना समझ में आया। अच्छा, अब मैं एक डिफरेंस आपको समझा रहा हूं कि ऑडिट और रिव्यू में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, बहुत आराम से सुनिएगा। ऑडिट एक हाई एश्योरेंस सर्विस है, ऑडिट एक हाई एश्योरेंस सर्विस है, और रिव्यू एक लिमिटेड एश्योरेंस सर्विस है। मतलब जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है तो उसमें एश्योरेंस का लेवल ज्यादा होता है, लेकिन जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रिव्यू करता है तो उसमें एश्योरेंस का लेवल कम होता है। अब ऑब्वियसली हाई एश्योरेंस हम किसी को दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, तो ऑडिट हाई एश्योरेंस सर्विस है, रिव्यू लिमिटेड एश्योरेंस सर्विस है। अच्छा, तो हाई एश्योरेंस है तो मतलब हमें यहाँ पे इन डेप्थ चेकिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इन डेप्थ चेकिंग। और यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? लिमिटेड चेकिंग। ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आप जब ऑडिट करते हो, आपको हाई एश्योरेंस देना है तो आप इन डेप्थ चेकिंग करते हो। ठीक है, इसमें लिमिटेड चेकिंग करते हो। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्डेड होती है, मतलब इसकी ओपिनियन पॉजिटिव वर्डेड होती है और इसकी ओपिनियन नेगेटिव वर्डेड होती है। सर ये क्या होता है, मैं समझा रहा हूं आपको। इसकी ओपिनियन पॉजिटिव वर्डेड होती है और इसकी ओपिनियन नेगेटिव वर्डेड होती है। सुनिएगा मेरी बात को बहुत आराम से। पॉजिटिव वर्डेड का मतलब हुआ, कैच कीजिएगा मेरी बात को, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मेरी बात को कैच कीजिएगा। पॉजिटिव वर्डेड का मतलब हुआ कि सर मैंने ऑडिट की है और ऑन द बेसिस ऑफ माय ऑडिट मुझे लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ माय ऑडिट मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है फ्रॉम मटेरियल लेवल मिसस्टेटमेंट। फिर से मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं। मैं जब ऑडिट करता हूं तो मेरी ओपिनियन क्या होती है? द अफोरसेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू एंड आर प्रिपेयर्ड एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब आपको इसमें पॉजिटिविटी दिख रही है, आपको इसमें हाई एश्योरेंस दिख रहा है, आपको इसमें अलग ही कॉन्फिडेंस लग रहा है। रिव्यू में, मेरी बात को बहुत आराम से सुनिएगा, ये सब चीजें शायद में भी आपने पढ़ी भी ना हो। रिव्यू में हम क्या करते हैं, या रिव्यू में हम क्या कहते हैं? हमने जितना चेक किया है, हमने जितना चेक किया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने जितना चेक किया है उसमें सब कुछ ओके है। क्या आपको एश्योरेंस आया बहुत ज्यादा? नहीं, ओके ओके एश्योरेंस आया। ठीक है, तो ये नेगेटिव वर्डेड है। सर नेगेटिव वर्डेड क्यों? क्योंकि इसमें इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? नथिंग हैज कम्स टू आवर अटेंशन टू कंक्लूड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मैं लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, ना तो आप लोग को बाद में डाउट होगा। कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमारी ओपिनियन क्या होती है ऑडिट में कि दी अफोरसेड
financial statement gives true and fair view and are prepared materially एज पर FRF। ठीक है, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है और एज पर FRF बना है। यहाँ पे हमारी ओपिनियन क्या होती है? नथिंग हैज कम्स टू आर अटेंशन, मतलब हमें अभी तक ऐसा कुछ मिला ही नहीं टू कंक्लूड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब हमें अभी तक ऐसा कुछ मिला ही नहीं जिससे हम ये कह सकें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री नहीं है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी तक हमने जो चेकिंग किया है हमें सब कुछ ओके लगता है। ठीक है, लेकिन एक कॉमन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, एक कॉमन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। मेरे पास जगह थोड़ी कम है, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं कॉमन पॉइंट आपको बता रहा हूं। कॉमन पॉइंट ये है, आप चाहे ऑडिट करो आप चाहे रिव्यू करो, आप दोनों में ही सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करते हो। मैंने क्या बोला? आप चाहे ऑडिट करो या आप चाहे रिव्यू करो, आप दोनों में ही सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस ऑब्टेन करते हो। क्यों सर? क्योंकि दोनों ही कौन सी सर्विसेज हैं? दोनों ही एश्योरेंस सर्विसेज है। तो आप चाहे ऑडिट कर रहे हो आप चाहे रिव्यू कर रहे हो, आप दोनों में ही सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस ऑब्टेन करते हो। ये सिमिलर पॉइंट है, ये डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है? ऑडिट हाई एश्योरेंस है, रिव्यू लिमिटेड एश्योरेंस है। ऑडिट में इन डेप्थ जाते हैं, रिव्यू में ऊपर ऊपर से चेक करते हैं। ऑडिट में पॉजिटिव वर्डेड ओपिनियन यूज होती है, रिव्यू में नेगेटिव वर्डेड ओपिनियन यूज होती है। ठीक है, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है? हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस ऑब्टेन करना होता है। मैं आपको एक एक वो बना के दिखाऊंगा, एक पिरामिड। ठीक है, तो एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, वो हम तो दे ही नहीं सकते ऑडिट में। वो कौन दे सकता है? वो कब दे सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन पे। एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस, ये हम कब देते हैं? ये हम देते हैं ऑडिट में। एक होता है लिमिटेड एश्योरेंस, अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये हम देते हैं रिव्यू में। फिर एक होता है नो एश्योरेंस, मतलब हम कोई एश्योरेंस दे ही नहीं रहे। तो इसका मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया था, अकाउंटिंग हो गया, बुक कीपिंग हो गया और रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये चीज़ मतलब क्या होता है ना, हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑडिट में पॉसिबल ही नहीं है। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब ऑडिट, लिमिटेड एश्योरेंस मतलब रिव्यू, और नो एश्योरेंस मतलब अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज। चलिए एक बार इसको रिव्यू कीजिए एक बार। प्लीज़ रिव्यू कीजिए इसको अच्छे से, और कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
चलिए, होपफुली अभी तक का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अराउंड अराउंड 30 मिनट्स हो गया है, और प्लीज़ आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि अभी तक आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, अ, क्या जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो कुछ अप टू सम एक्सटेंट क्या मैं उसको रिड्यूस कर पाया? ठीक है, मैं आपको आई वोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा टाइम सॉरी, आई वोंट थिंक कि अब उतना टाइम लगेगा हमें, क्योंकि मेन मेन डिस्कशन हो गया है। अब मेन कैटेगरी मत भूलिएगा, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या क्या सर्विसेज देते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब इन डेप्थ हम लोग जाते हैं ना, तो हम लोग मेन टॉपिक ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक मत भूलिएगा। और मैंने आपको पहले ही बोला है, आपको कुछ भी लिखना हो या कुछ भी आपको कुछ नया कुछ लग रहा हो कि नहीं हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं, तो उसको प्लीज़ आप पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर रुकूंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। सबसे अच्छा टॉपिक यही था, ऑडिट और रिव्यू में डिफरेंस। क्योंकि अ, उतनी क्लैरिटी नहीं आती बुक पढ़ के, उतनी क्लैरिटी हम लोग रट लेते हैं कि हाँ अच्छा ये लिमिटेड है, ये रीजनेबल है, लेकिन उतना समझ में नहीं आता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल भी दे दे रहा हूँ, रिव्यू कब होता है। रिव्यू जैसे फॉर एग्जांपल, सॉरी मैं एग्जांपल देना भूल गया था। रिव्यू कब होता है, जैसे बड़े बड़े कंपनीज में क्वार्टरली मतलब रेगुलेशन है लिस्टेड कंपनीज में, बड़े बड़े कंपनीज में, कि आपको क्वार्टरली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू कराना है। ऑडिट नहीं कराना, रिव्यू कराना है। तो वहाँ पे रिव्यू का रूल आता है। क्योंकि देखो बड़े बड़े कंपनी, लिस्टेड कंपनीज में कितने सारे यूजर्स डिपेंडेंट हैं। ठीक है, और अगर ऐसी कंपनी कुछ भी गलत करती है तो साल भर तो हम वेट करेंगे नहीं, तो हमें उस कंपनी पे एक सर्वेलेंस रखना जरूरी है कि वो कंपनी क्या कर रही है। ठीक है, तो इस वजह से हर 3 3 महीने में रिव्यू होती है। चलिए ठीक है, मैं अब इस टॉपिक को कंक्लूड कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ बच नहीं रहा है मेरे एंड से। फिर से मैं अपनी बातों को दोहरा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। तो एश्योरेंस सर्विसेज, अरे नहीं यार, 1 सेकेंड, सॉरी, ये नहीं है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो एक प्रैक्टिशनर दो तरीके की सर्विसेज देगा, एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस। सर आप दोबारा क्यों लिख रहे हो, अभी समझ में आ जाएगा मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ। एश्योरेंस, नॉन एश्योरेंस। एश्योरेंस फर्दर दो चीज़ों में दी जाती है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मेरी बात सुनिएगा, इसमें दो चीज़ें पॉसिबल है, ऑडिट भी पॉसिबल है, रिव्यू भी पॉसिबल है, और इसमें भी ऑडिट भी पॉसिबल है और रिव्यू भी पॉसिबल है। अब सुनिएगा, हर अलग अलग तरीके के काम पे अलग अलग तरीके का स्टैंडर्ड्स लगता है। जैसे अगर मैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा हूँ, तो वहां पे लग जाता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या लग जाता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं SA। रिव्यू अगर करते हैं किसकी, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिव्यू करते हैं, तो वहां पे लग जाता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं SRE। अगर ऑडिट और रिव्यू करते हैं अदर देन हिस्टोरिकल का, तो यहाँ पे लग जाता है, एक ही स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट। क्या बोलते हैं उसको? स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट, SAE।
और नॉन एश्योरेंस एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही था, अकाउंटिंग बुक कीपिंग, तो यहाँ पे आपका लग जाता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जिसको हम लोग बोलते हैं SRS। तो सर आपके सिलेबस में क्या क्या है, सीए इंटर के मैं रेफरेंस में बोल रहा हूँ, तो सीए इंटर में सिर्फ और सिर्फ आपका स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। सीए इंटर में आपका सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन हाँ, आपको इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि आईसीआई इंट्रोडक्शन पूछ सकता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, आपके सिलेबस में इंटर लेवल पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सीए इंटर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे एप्लीकेबल है, लेकिन सीए फाइनल लेवल पे सब एप्लीकेबल है, SA, SRE, SRS और SAE। ठीक है, सब एप्लीकेबल है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है सी इंटर में तो हम नहीं पढ़ेंगे, एटलीस्ट जितना मैंने इंट्रोडक्शन दिया है उतना आपको मालूम होना चाहिए। चलिए एक बार रिव्यू कीजिए इसको। चलिए ठीक है। माइक चेक, माइक चेक। ठीक है, ओके, सब कुछ ठीक है। बस 2-5 मिनट लगेगा, फिर मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा। SA प्लस SRE प्लस SAE प्लस SRS, इसको मिला के हम लोग बोलते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। इसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। एक स्टैंडर्ड और है जिसका नाम है SQC। वो क्या होता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये स्टैंडर्ड क्या करता है, ये सब पे सर्वेलेंस रखता है, चाहे SA हो, चाहे SRE हो, चाहे SAE हो, चाहे SRS हो। क्वालिटी कंट्रोल देखो नाम से क्लियर है, क्वालिटी कंट्रोल मतलब हम कोई भी काम करें हमें क्या चाहिए, क्वालिटी। हम कोई भी काम करें हमें क्या चाहिए, क्वालिटी। हम क्वालिटी से डेविएट ना हो इस वजह से हम क्या लगाते हैं, कंट्रोल्स। हम क्वालिटी से डेविएट ना हो इस वजह से हम क्या लगाते हैं, कंट्रोल्स। तो SQC बोलता है कि भाई आप ऑडिट करो तो भी आपको क्या चाहिए, क्वालिटी। आप रिव्यू करो तो भी आपको क्या चाहिए, क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स आपको अपना काम, आपको अपना सर्विसेज क्वालिटी वाइज देना है। ठीक है, आप अदर देन हिस्टोरिकल में अपनी सर्विसेज दे रहे हो तो भी आपको क्या चाहिए, क्वालिटी। आप कोई रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो मतलब अकाउंटिंग बुक कीपिंग, ठीक है वो एश्योरेंस सर्विसेज नहीं है, बट फिर भी उसमें भी तो आपको क्वालिटी चाहिए ना। तो एक तरीके से SQC सब पे सर्वेलेंस रखता है। तो ध्यान रखिएगा, SQC इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। SQC इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, SA प्लस SRE प्लस SAE प्लस SRS, इसको मिला के बोलते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स।
सो स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम कोई भी काम करें, हम एक्स वाई जेड कोई भी काम करें, हमें क्या चाहिए? क्वालिटी। हम ऑडिट करें तो भी क्वालिटी चाहिए, रिव्यू करें तो भी क्वालिटी चाहिए, अदर देन हिस्टोरिकल का ऑडिट या रिव्यू करें तो भी क्वालिटी चाहिए, रिलेटेड सर्विसेज ने तो भी क्वालिटी चाहिए। ठीक है? तो ये एक तरीके से सर्वेलेंस रखता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखिएगा। बट हाँ, एसक्यूसी 1 का जिक्र कई जगह आया है, जैसे चैप्टर 1 में आया है और चैप्टर 11 में आया है, और मे बी शायद चैप्टर 2 में भी आया, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन शायद चैप्टर 2 में भी आया है। ठीक है? तो जितना जिक्र आया उतना तो पढ़ना ही है। नहीं नहीं नहीं, एक दो जगह और आया, चैप्टर 6 में भी आया, डॉक्यूमेंटेशन में भी आया है। ठीक है? चैप्टर 6 में भी आया है। ठीक है? तो जितनी जगह जिक्र आया उतना तो पढ़ना ही है आपको। ठीक है? लेकिन फुल फ्लेज ये आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है? फुल फ्लेज आपके कोर्स में नहीं है। चलिए एक बार रिव्यू कर लीजिए, फिर मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत लेंदी नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है? मैंने अपना जो पर्पस था वो अचीव कर लिया। मुझे एक आपको इंट्रोडक्शन देना था। ठीक है? कि सर ये सारे स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को। ठीक है? तो मैंने कहा चलो लेट्स जस्ट ट्राई कि आप लोग का कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा मैं रिड्यूस कर पाऊँ। ठीक है? बाकी आप लोग अपने वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा। ठीक है? कैसा लगा कैसा नहीं और इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है? चलिए, और मुझे ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आप कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू।